देखिए इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो विज्ञान विषय है उसमें एक चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसका हम कुछ एमसीक्यू करेंगे और ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो देखिए क्या है ना, वायुमंडलीय दाब पर अगर 1 kg ठोस को हम उसका जो भी गलनांक होगा उस पर अगर हम उसको द्रव में बदलते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ऊष्मीय ऊर्जा लगती है और जो ऊष्मीय ऊर्जा लगती है उसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल एवं बर्फ दोनों में किसके कणों के बीच ऊर्जा अधिक होगी। तो देखिए क्या है ना, ये बर्फ यानी कि ठोस है और जल यानी कि द्रव है। तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दें हम, तो जल के कणों में जो ऊर्जा है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका डैश कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, देखिए जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जल का क्वथनांक है। ठीक है, देखिए जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस में अगर बात करें तो 100 डिग्री, केल्विन में बात करेंगे तो 373। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कितने तापमान पर बर्फ़ जो है, यानी कितने तापमान पर बर्फ़ जमना और पिघलना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर बर्फ़ जमने की बात करें तो उसके लिए या फिर पिघलने की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन। तो इन तीनों तापमान पर क्या होता है कि बर्फ़ का जमना और पिघलना शुरू हो जाता है और ये तीनों जो है ना एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प और जल दोनों में किसके कणों के बीच ऊर्जा अधिक होती है। देखिए वाष्प यानी कि गैस है, जल यानी कि द्रव। अगर हम 100 डिग्री का तापमान दें तो इन दोनों में जो वाष्प है उसमें जो ऊर्जा है वो अधिक होगी। ठीक है, फिर देखिए अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में बदलती है तो वह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको हम ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। तो ठोस के बाद द्रव होना चाहिए परंतु द्रव ना होकर सीधा गैस में अगर बदल जा रही है तो ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं जो ऐसे अपनी अवस्था परिवर्तन करते हैं, तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, डी नंबर में है कोई नहीं। तो देखिए ये सारे तीनों जो है ना ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है गैसीय अवस्था में शीतलता प्रदान करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है। देखिए गैस को अगर आप ठंडा करेंगे तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्न में से किस कारण गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए गैस को अगर आपको द्रव में बदलना है तो दाब आपको बढ़ाना पड़ेगा और तापमान कम करना पड़ेगा, तो इसीलिए ए और बी दोनों जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ठोस CO2 को संग्रहित किया जाता है। देखिए ठोस जो CO2 है उसे हम उच्च दाब पर संग्रहित करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ड्राई आइस, ठोस CO2 ए और बी दोनों। देखिए ड्राई आइस ये इंग्लिश में हम बोल दे रहे हैं, उसे ये शुष्क बर्फ हम कहेंगे। ठोस CO2 को ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ये डी नंबर ऑप्शन हमारा ए और बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कितने ATM पर ठोस CO2 सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए जो ठोस CO2 है ना उसे अगर आप 1 ATM पे रखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप अगर रखते हैं तो ये क्या होता है कि सीधा गैस में बदल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए गैस का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है। तो देखिए गैस का द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधा गैस में बदल जाएगा। वाष्पीकरण में क्या होगा, जल या द्रव जो है वो गैस अवस्था में बदलेगा। ठीक है, तो गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।